अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज पाकिस्तान में जारी हैजानी कैफियत जो सियासी है उस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अभी तक मुल्क के अंदर एक दिन इंतखाबात करने से मुतल्लिक कोई फ़ैसला सियासी जमातें नहीं कर पाई, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है जिसके तहत पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होने हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। और ऐसे में अगर हम देखें नाज़रीन, तो पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। दिगर हुए हैं बड़े, और इस दौरान IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 17 मई को तो होने जा रहा है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस इजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडे पे नहीं है, क्योंकि स्टाफ लेवल पे पाकिस्तान अपने जो मामलात उनको तय नहीं कर पाया, वहाँ पे इत्तफाक राय नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इस मामले को ले जाना वैसे भी मुमकिन नहीं था। और इस दौरान अगर हम देखें तो अदालती असलाहात को लेके हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक जो मुहाज़ारे की कैफियत है वो भी बरकरार है। और आज अगरचे सुप्रीम कोर्ट को जो पार्लिमान की कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, लेकिन ज़रूर ये कहा गया कि अगले 2 दिन में शायद एक मोहलत मिली है, और इस दौरान इस केस को अगले 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन कल हमने देखा है कि जिस पाकिस्तान लाहौर में मौजूद थे, और उन्होंने एक वहाँ पे सेमिनार से खिताब करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आइन 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म देता है, तो लिहाजा 90 दिन में इलेक्शन कराने होंगे और इस पर अमल दरामद भी कराना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने और मज़ीद कहा कि अगरचे ये बताया गया कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का एक अमल जारी है और हमारे इस मामले में कोई लेना देना ही है, और सियासी जमातों को इस बात का एहसास है कि उन्हें आइन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए अपनी ड्यूटी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि वो इस सारे प्रोसेस को सपोर्ट भी करते और मौजूद भी हैं, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात, ये डायलाग, ये गुफ्तगू कामयाब नहीं होती तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, गोया कि अपने फ़ैसले पे अमल दरामद कराना, और 14 मई को पंजाब में इंतखाबात। इस दौरान हमने देखा है नाज़रीन कि वफाकी हुकूमत भी अदलिया को आड़े हाथों ले रही है, और एहसान इकबाल साहब के जो सीनियर वफाकी वज़ीर है उनका ये कहना है कि अगर वज़ीर आज़म के और वज़राए आला के सवाबदीदी अख्तियारात हराम है तो फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कैसे हलाल हो सकते हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि पार्लिमान और अदलिया के दरमियान जो तनाव की कैफियत है इसको ख़त्म करने के लिए अगरचे हुकूमत एक कदम पीछे हटती है तो अदलिया उनके ख्याल में 2 कदम आगे बढ़ जाती है। क्या होगा नाज़रीन, क्या वाकई ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी? अगर ऐसी रहती है तो फिर 14 मई के बाद मंजरनामा क्या बनता है? ऐसे में कि जब अदालत पार्लिमान का रिकॉर्ड मंगवा रही है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कुछ जजेस के बारे में और उनके असासों से मुतालिक, छानबीन से मुतालिक कुछ रिकॉर्ड मंगवा रही है, और साथ में ये भी अहकाम दिए जा रहे हैं कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से ताउन नहीं किया जाता तो फिर शायद उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं। इस तनाव और इस हैजानी कैफियत को कैसे ख़त्म किया जाएगा? क्या वाकई सियासी जमातें इस मामले में संजीदा हैं भी कि नहीं? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत हैं। सर बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हिमायत अख्तर खान साहब, आप साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। सबसे पहले राना साहब, हुकूमत वक्त की जानिब आते हैं। सर, क्या अब फैसला ये हतमी है कि जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि अदालत तो बार बार ये कह रही है कि 14 मई का बहरहाल फ़ैसला मौजूद है, और अगर सियासी जमातें एक दिन इंतखाबात से मुतालिक किसी तारीख पर इत्तफाक राय नहीं करती तो फिर इस फैसले पर अमल दरामद होगा। बज़ाहिर तो यही लग रहा है, और सियासी कायदीन भी नून लीग के और हुक्मरान इत्तेहाद के ये कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है 14 के इंतखाबात। तो फिर सर इसका कोई लॉसेस भी इसको लेके हो सकते हैं, और जैसे कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि शायद फिर कुछ लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू हो जाए, तो हुकूमत वक्त ने माइंड बना लिया है कि इस ऑप्शन को लेंगे, बट इंतखाबात पंजाब पे कराने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आइन तो बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने, और 90 दिन का भी आइन कहता है। तो 90 दिन तो गुजर चुके हैं,
और 14 मई को भी जो है वो विद इन 90 डेज नहीं है मामला, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट दी हुई है और इलेक्शन कमीशन जो है उसको फंडिंग नहीं अवेलेबल हुई, और उसको वो जो ताबन चाह रही थी लॉ एंड ऑर्डर के जो अदारे हैं वो भी नहीं उनको ताबन मिला, उनको लाहौर हाई कोर्ट से आरोज मतलूब थे वो भी उनको नहीं मिले। तो फिर इस सूरत हाल में आईनी जो तकाजा जो पूरा करना था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने, वो तो 14 मई को मुमकिन नहीं है। तो फिर अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं कराने सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक आईनी कह ले कि उससे बड़ा तकाजा है, 90 दिन से बड़ा तकाजा ये है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, वो अगर सुप्रीम कोर्ट कराना चाहती है तो पता नहीं वो कैसे फंड्स के बगैर कराएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की मावनत, अदारों की मावनत के बगैर कैसे कराएंगे। लेकिन जो दूसरा पहलू आपने दिया, राणा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो एक इम्प्रेशन जा रहा है कि मुल्क की आला तरीन अदलिया ने कोई फैसला किया है, बट उस फैसले को मानने के बजाय हुकूमत वक्त डिफाइंस में जा रही है, तो लोग ये कह रहे हैं कि एक बड़ी खतरनाक प्रेसिडेंट सेट होने जा रही है कि कल को कोई भी हुकूमत होगी, अदालती फैसला कोई भी अगर उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा और कहेंगे जी हम नहीं करते तो नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अब उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, अव्वल तो हुकूमत ने कोशिश की कि जो अदालती फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद हो और फाइनेंस बिल पेश किया गया दोनों हाउसेज में, जो पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसके ऊपर ना वजीर आजम साहब जो हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ना काबीना इसकी रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट का फैसला है और पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है कि वो ये पैसे जो हैं उसका अप्रूवल नहीं दे सकता। तो ये इस हद तक ये बात हो गई। दूसरी बात ये कहना कि ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, अहकामात हैं, उसको रद्द कर दिया जाएगा, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पहली दफा इतना बड़ा एक दराड़ है, इतनी बड़ी एक कह ले के जो सवालात उठे हैं वो ये हैं कि 4-3 का फैसला, वो सारी जो डिबेट है सुओ मोटो उसको होल्ड कर लिया जाए और फिर पार्लियामेंट ने एक जो है वो राणा साहब, जिन 4 लोगों को आप मान रहे उसके उनके किसी फैसले में ये नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक जज ने भी नहीं कहा कि आइन पे अमल दरामद नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें, मेरी बात सुने ना जी। आइन के अंदर तो अभी भी गुंजाइश मौजूद है और आइन के अंदर तो इलेक्शन कमीशन ने इस चीज का तयन करना है। उसने कोशिश की इलेक्शन कराने की, वो नहीं हो सका तो उसने 8 अक्टूबर की डेट दे दी। तो ये जो काम इलेक्शन कमीशन का था, अब उसको जो है टेक ओवर कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और वो 14 मई को इलेक्शन कराना चाह रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली आपने भी कहा पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये मामला देखें, फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट अपने आप को ऐसी पोजीशन में लेके आ रही है कि जहां मैं समझता हूं कि जो फैसला वो करना चाह रही है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसके अंदर पार्लियामेंट जिम्मेदार है और पार्लियामेंट का फैसला है। तो पार्लियामेंट के साथ अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो मेरे ख्याल से गौर तलब भी है। और ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये एक अहम सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये पार्लियामेंट की कलेक्टिव एक सोच है और वहाँ से फैसला हुआ है तो उसे कैसे देखती है अदालत। हुमायूं साहब, इनफैक्ट लग तो आपको भी रहा है कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, यही वजह है कि 14 तारीख को फिर इमरान खान साहब ने मुल्क भर में फिर एहतजाज की कॉल दी है सर। तो अगर चीज़ों को कुछ लेके जाने किसी लॉजिकल एंड की तरफ, तो वो जो एक लचक कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के एंड पे नज़र आनी चाहिए, वो भी नज़र नहीं आ रही। अगरचे कमेटी ज़रूर बना दी गई मुज़ाकरात के लिए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि फैसला इमरान खान साहब का और जो वो कहेंगे वही होगा। लिहाजा अगर कुछ कमेटी के अरकान के जहन में कुछ है भी ऐसा कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट ले लिया जाएगा जिसके अंदर हुकूमत वक्त के लिए भी एक सेफ पैसेज हो और तहरीक इंसाफ के लिए हो, बट खान साहब नहीं मान रहे। खान साहब को ये कहना है कि नहीं, 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी तभी जाके मुज़ाकरात कामयाब होंगे, वरना नहीं हो सकते। तो थोड़ा सर ये वाकई ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे वन मैन शो है, एक शख्स ने कोई फैसला किया हुआ है और पूरी पार्टी को मानना पड़ रहा है। देखिए, हम बहुत ही बुरे प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और मसला ये होता है कि हुकूमत वक्त समझती है शायद वो सारी उम्र के लिए आके बैठ गई है। अब प्रेसिडेंट्स क्या सेट हो रहे हैं जी, जो सारी गुफ्तगू अभी मैंने सुनी है इस प्रोग्राम में,
कि जी पैसे नहीं थे। मैं 5 पार्लियामेंट्स में, मैं 20-25 साल पार्लियामेंट्स में बैठा हूं। ये हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पार्लियामेंट में जो बजट के अलावा अगर कोई एक्सपेंडिचर हो जाता है वो बिल्कुल हो जाता है, और जब नेक्स्ट फिस्कल का बजट पेश होगा और पास होगा उसके बाद पूरा एक प्रोसेस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का होता है। ये मैंने अपनी उम्र में पहली दफा देखा है कि ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर आप एक 22 बिलियन का 100 200 बिलियन लेफ्ट राइट सेंटर हम खर्च रहे हैं, 21 बिलियन का हमने वापस पार्लियामेंट भेज दिया। वो तो बिल्कुल गलत चीज है। मैं 5 पार्लियामेंट्स में बैठ चुका हूं, मैं दो दफा पाकिस्तान का वजीर रह चुका हूं। ये पता नहीं किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। अब तो ये हो गया है कि आइंस्टाइन तो छोड़ो, पैसे ना दो और सिक्योरिटी ना दो और इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके कहने पे चलना शुरू हो जाए तो आप जब मर्जी इलेक्शन कराएं। अजीब इत्तेफाक है कि इलेक्शन कमीशन की जो डेट आती है वो भी अक्टूबर है। आप कह रहे हैं इमरान खान ने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। हमने पहले दिन से ये नहीं कहा कि हमें पंजाब में या केपी में इलेक्शन चाहिए। हमने तो आज तक ये नहीं कहा। हमने कहा कि हम ये डिसॉल्व कर रहे हैं, आपको अगर इलेक्शन चाहिए तो आप जनवरी में 14 या 18 जनवरी को जब हमने डिसॉल्व की, आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देते, सिंध डिसॉल्व कर देते, बलूचिस्तान, और एक दिन इलेक्शन हो जाता। हमने तो किसी सूरत में नहीं रोका। अभी भी इमरान खान ने कहा है कि एक दिन इलेक्शन कराइए, लेकिन 14 मई से पहले फिर ये बाकी असेंबलियां डिसॉल्व करें। उससे पहले डिसॉल्व, ये कोई रिजिड कंडीशन तो नहीं है। बाकी आप अगेन हमें, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया शिराजी साहब कि हम 4-3 में लगे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच में। आपने अच्छा सवाल, 4-3 का बेंच था कि सुओ मोटो पावर सही एक्सरसाइज हुई है कि नहीं हुई। एक बिल्कुल अलग इशू चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कोर्ट वो तो इस तरह हो गया कि फौज के रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट में बनने शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी इदारा है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाता है। एक 2012 से डिबेट चल रही है कि सुओ मोटो कैसे एक्सरसाइज होना चाहिए, बेंच फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ये वो इशू है। 4-3 का इशू आपने सही कहा, इट हैड नथिंग टू डू विद 90 डेज, नथिंग टू डू विद 90 डेज। आप 15 आप फुल कोर्ट बेंच बिठा लीजिए। फुल कोर्ट बेंच की भी एक और सियासत है, मच इजियर सेड देन डन। फुल कोर्ट बेंच बनेगा, एक लोग कहेंगे कि इन 2 को उठाओ, कोई कहेगा इन 4 को उठाओ, सब अपने इस चक्कर में लग जाएंगे। एवरीबॉडी नोज फुल कोर्ट बेंच बनेगा क्या होगा। ओके, अब फुल कोर्ट बेंच, ये सारे इश्यूज हैं इस वक्त, और हम एब्सोल्यूट लेकिन हिमायत साहब वर्जी कर रहे हैं। और ये IMF के प्रोग्राम को आप डिले कर रहे हैं। IMF के प्रोग्राम, मैं अब इस चीज पे यकीन करता हूं कि IMF का प्रोग्राम जो है ये हुकूमत खुद साइन ही नहीं करना चाहती। वो अपना एक नैरेटिव तैयार कर रही है। वो नुक्ता तो मैं उठाऊंगा, ये तो राणा साहब के सामने रखेंगे। लेकिन हिमायूं साहब, वो अपना नैरेटिव बनाना चाहती है। वो कह रहे हैं ठीक है हम शहीद हो जाएंगे, हमें कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट फर्क कर दे। कुछ तबका है नून का, वो चाहता है कि शहादत है उनके हाथ में आ जाए। जो हुक्मरान तबका वो ये नहीं चाहता, और वो IMF डील नहीं साइन करना चाहते, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे शहीद होके तो वो कहेंगे देखे ना जी हमने अपनी हुकूमत खत्म कर दी, लेकिन IMF की बात नहीं मानी। ये सियासत हो रही है और आइन को रोंदा जा रहा है। राणा साहब, इनफैक्ट सुन रहे हैं आप हिमायूं साहब को कि आइन को आप रोंद रहे हैं, लेकिन मैं ये जो IMF प्रोग्राम का उन्होंने जिक्र किया है, सर आप जब आए थे साल पहले तो आपका ये ख्याल था कि असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हमारा बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस हुआ है, बहुत एक ऐसे डिसीजन हमने लिए हैं कि जो एडवर्सली आपको इफेक्ट कर रहे थे सियासी तौर पे, लेकिन वो जो गोल्स थे वो तो सर अचीव नहीं हो पाए। अब आपके ना IMF प्रोग्राम आप कर सके, इन्फ्लेशन को आप कहीं रोक नहीं पाए, अब रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव हैं। तो जो आप क्लेम कर रहे थे कि शायद आपके पास एक बड़ी कमाल की टीम है और आपको थोड़ा वक्त मिल गया, असम्बलियों ने मुद्दत पूरी कर ली, तो शायद आप इस मुल्क के अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं हो पाया। पहले आपका मौक़िफ़ ये था कि वक्त दें ताकि आप मईशत को ठीक कर पाएँ। अब आप फरमा रहे हैं कि जी पैसे नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और सर मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर एक मुल्क
और वहाँ पे कच्चे के अंदर पंजाब में 3 बिलियन रुपए लगा के आप कच्चे के डाकों को कंट्रोल नहीं कर सके सर, तो ये दुनिया को और इस मुल्क के आम आदमी को आप क्या मैसेज दे रहे हैं सर कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि आपसे चंद हज़ार जो है वो जो चंद 100 डाकू नहीं कंट्रोल हो रहे, तो पता नहीं बाकी मुल्क का इंतजाम आप कैसे बेहतर अंदाज में चलाएंगे? देखिए, अब इसका तफसीलन बड़ा ये जो है अभी हुमायूं अख्तर साहब ने भी कहा कि शायद हम जान के जो है वो IMF के मुआहदे को डिले कर रहे हैं, और आपने भी जो सवालात उठाए, देखिए अगर हम IMF के मुआहदे को डिले करना चाहते और हम चाहते कि हम कोई ऐसा ड्रामा करें जैसा इमरान खान ने किया था कि उसने पेट्रोल भी सस्ता कर दिया जो कि आप इंपोर्ट करते हैं, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में आप सब्सिडी दे रहे थे पेट्रोल की जो आपके पास मौजूद नहीं थी, बिजली भी सस्ती कर दिया, एमनेस्टी भी अनाउंस कर दिया, और मुल्क को बिल्कुल आपने एक कह ले के हेड ऑन कोलिजन के ऊपर आप ले गए, IMF का मुआहदा तबाह कर दिया आपने। तो हमने तो ये नहीं किया, हमने तो इस चीज के बावजूद कि इलेक्शंस अभी 3-4 महीने रह गई है हुकूमत का टेन्योर, इसके बावजूद हमने तो शायद सारे प्रायर एक्शन मुकम्मल कर लिए। हमने तो PDL भी लगा दिया। क्यों नहीं मान रहे सर? फिर क्यों नहीं मान रहे IMF वाले? सुन लेना, अब इसको सुन ले। देखिए हमने तो PDL भी पूरा कर दिया, हमने उसमें रियायत नहीं छोड़ी, हमने बिजली के लॉसेस को भी कम किया, जो आपके गर्जसी कर्जे जो रिकॉर्ड पे ये छोड़ गए, हमने तो गैस के गर्जसी कर्जे को भी कम किया, हमने तो सारे वो फैसले किए, हमने तो UAE से भी जो है वो पैसे ले लिए, कमिटमेंट ले ली, सऊदिया से भी ले ली, हमने चाइना से भी जो है वो डेट को रोल ओवर भी लिए, हमने रिन्यू भी किए जो हमारे कमर्शियल डेट्स थे। तो हमने तो सारे वो इकदाम किए। हाँ बिल्कुल IMF का मुआहदा डिले पे है क्योंकि मुल्क के हालात इस हद तक जो एक्सटर्नल साइड पे अंडर प्रेशर आ गए, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, इंपोर्ट कंप्रेशन से कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा खुशाइन मेथड नहीं है, लेकिन ये हमें करना पड़ा। अगर ये सारे फैसले हम ना करते तो फिर तो आप भूल जाते ना IMF का मुआहदा। हम टकराव में नहीं है IMF के साथ, हम तो कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये मुआहदा होना चाहिए। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमने जो गैप थोड़े बहुत रह गए हम वो भी फिल कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस लाके। तो ये तो मंजन बिक ही नहीं सकता कि हम IMF के साथ मुआहदा नहीं करना चाहते, साइन या उसको डिले कर रहे हैं। वो इमरान खान ने किया था, वो टक्कर जो मारी थी मईशत की टक्कर, जो मईशत की गाड़ी की टक्कर मारी थी दीवार में, वो इमरान खान ने मारी थी, हमने नहीं मारी। तो हम बिल्कुल, इट इज अ टफ सिचुएशन, लेकिन हम जो फैसले मुल्क के मुफाद में थे हमने वो पूरे किए। तो इसका ये जवाब है। बिल्कुल आगे भी आने वाला जो टाइम है वो कोई इमरान खान की वो जो जिस तरह पहले वो वादे करता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मैं 1 करोड़ घर बनाऊंगा और फलाना धमकाना, हम टफ रोड है आगे। और यही जिस तरह की हम एक तरीके से एक पॉलिटिकल कॉस्ट को ना देखते हुए फैसले कर रहे हैं, वही गवर्नेंस की जो है वो जरूरत है जो इन्होंने नहीं करके दिखाई, हम कर रहे हैं। हिमायत साहब, इनफैक्ट अब क्या हम 14 के बाद क्या देखें, क्योंकि पिछले साल 25 मई को खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, गोया कि एक अवामी ताकत स्ट्रीट पावर के जरिए अपनी डिमांड हासिल करने की कोशिश तो की, बट अब तक लगा तो नहीं कि वो कामयाब हो पाए हैं। तो ये अब 14 मई को फिर एक इसी तरह की अवामी ताकत के जरिए लगता है उनको ये कि शायद अपने वो गोल अचीव कर पाएंगे। तो क्या वाकई ये अब यही स्ट्रेटजी आगे चलेगी कि स्ट्रीट पावर के थ्रू उन्होंने अब हुकूमत वक्त को टफ टाइम देना है, या नहीं अदालती और कुछ और जो रास्ते हैं उनको अपनाया जाएगा? फ्यूचर स्ट्रेटजी है क्या तहरीक इंसाफ की अब सर? देखिए, इस वक्त एक ऑर्डर इन द फील्ड है विच इज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विच हैज नॉट बीन चैलेंज्ड ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन। अब देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। हम तो उसको सीरियसली ले रहे हैं, हमने कैंडिडेट्स भी अपने नॉमिनेट किए हैं और हमारे कैंडिडेट्स कैंपेन भी कर रहे हैं। देखिए हमारी जद्दोजहद, आप यकीन करें, इस मुल्क के बहुत पेचीदा मसाइल है। मैं समझता हूं कि आप यकीन करें कि पिछले 30-35 साल से सियासत कर रहा हूं, आप उससे पीछे चले जाएं। पाकिस्तान जब 2 टुकड़े हुआ 71 में, या जब से पाकिस्तान बना है, इतने पेचीदा हालात, इकोनॉमी आप ले लें, वी आर एट द ब्रिंक, गॉड फॉरबिड, आप इंस्टीट्यूशनल आपस में
टग ऑफ वॉर देख लीजिए, इनके बड़े नताइज निकलते हैं। आप सिक्योरिटी सिचुएशन, ये सारा टर्मोइल देख के आप सिक्योरिटी सिचुएशन देख रहे हैं कि डिटेरियोरेट हो रही है। और हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ कह रहे हैं कि हिमायत साहब, ये बिल्कुल आप बातें तो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एहसास पीटीआई में है सर, तो फिर पार्लियामान से बाहर क्यों निकले? दो असम्बलियां क्यों तहलील की? इस वक्त बहरानी कैफियत जो बनी उसमें कहीं ना कहीं आपका रोल भी तो है ना सर तहरीक इंसाफ? टर्म खत्म हो रही है, हमने कंसेशन दिखाया है, आप थोड़ा तय कर लें हमसे बैठ के एक डेट। अब सारे मुल्क को पता है कि ये अक्टूबर इलेक्शन में दर हकीकत क्या सिचुएशन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन सारे मुल्क को पता है कि ये अक्टूबर की रट क्यों लगी हुई है। वी ऑल नो दैट। और अगर ये समझ रहे हैं कि इतना बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो ऑनरेबल जस्टिसेस हैं उसमें कोई आएगा तो शायद वो उनका फेवरेट हो, तो वो भी उनको पता चल जाएगा सारों को। और इस चक्कर में उन्होंने पूरा मुल्क और पूरे मुल्क का आइन और पूरे मुल्क की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दांव पे लगाई हुई है। इंस्टीट्यूशंस को आपस में लड़ाया जा रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन वे फॉरवर्ड तो शायद आपके पास भी नहीं है ना सर, कि अगर आप इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हमारे सामने रख रहे हैं, बट जो कंडक्ट है पीटीआई का वो तो ये है कि सड़कों पे जाना है, एहतजाज करना है। पीटीआई राजी हो गई है। पीटीआई की कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि सेम डे इलेक्शन आओ। हम राजी हैं। इसका मतलब ये है कि सेम डे इलेक्शन, हम कह रहे हैं कि 14 मई से पहले डिसॉल्व करें, जुलाई में इलेक्शन करा दें। चलें, आप हमारे पास आए, आप 1-2 हफ्ते आगे कर लें, ओके? क्योंकि 60 डेज जो है वो 65-70 डेज भी हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये कोशिश क्या की जा रही है। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं अदलिया के बारे में कोई नहीं कह, अदलिया का तो उसमें कोई कसूर नहीं। कोशिश ये कर रहे हैं, आप सबको पता है कि क्या कोशिश है, ये अक्टूबर की रट क्यों लगी हुई है। हमने तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। दूसरी तरफ से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी थी सेम डे इलेक्शन, दूसरी तरफ से उन्होंने डेट पहले करनी थी जो वो नहीं कर रहे। राना साहब, ये जुलाई में आ जाएं सर, आप भी आ जाएं। दोनों तरफ कंसेंसस तो है कि मईशत की बुरा हाल है, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी अफवाम व तफहीम की जरूरत है। सर आप भी आ जाएं, मुख्तसर जवाब, क्योंकि वक्त बड़ा कम है मेरे पास। देखिए, मेरे ख्याल से जो मुज़ाकरात के अंदर चीज ऑफर इनको हुई थी वो ये जरूर हुई थी कि आप बजट दे लेने दें और उसके बाद आप 90 दिन जो 60 to 90 डेज है उसमें इलेक्शन करा लें। तो वो सितंबर बन रहा था, लेकिन उसको इन्होंने तस्लीम नहीं किया। देखें, इसमें से ये जो आपस में मुज़ाकरात हैं, ये बड़े इसका फायदा है कि अगर आप एक दूसरे को ये कमिटमेंट दे दें कि रिजल्ट जो है वो तस्लीम किए जाएंगे, तो ये एक बड़ी बड़ी जीत हो जाती सारी जमहूरियत की कि ये कमिटमेंट एक दूसरे से हो जाए। इलेक्शन तो अब वैसे ही, अब देखें, ये कोई भागे तो नहीं जा रहे, अब तो इलेक्शंस होने ही हैं। और जब हमारा अगस्त के अंदर टेन्योर खत्म हो जाना है तो तब तो फिर वैसे ही बाकी 2 सूबों में और वफाक में इलेक्शंस होंगे। तो ये जो अमल इनकी तरफ से आया वो ये आया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट किया कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं, मुज़ाकरात हमारे कामयाब नहीं हुए। तो हार तो इन्होंने मानी और ये निकल पड़े उस मुज़ाकरात के जो चल रहे थे। तो वो तो हमारी तरफ से तो पॉजिटिव जेस्चर था कि हम समझ रहे थे कि शायद आप ठीक कह रहे हो राना साहब, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के और कुछ दीगर जो रहनुमाओं के बयानात हैं वो तो कुछ और हमें बता रहे हैं। लेकिन मानो के शुक्रिया के साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगवान वज़ीर ख़ारजा का दौरे पाकिस्तान में ट्राइलैटरल मुज़ाकरात भी हुए, तो क्या आप उम्मीद करें कि अफगानिस्तान का मामला भी हल होने जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है उसमें भी हमें एक ठहराव देखने को मिलेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में हम कुछ जिक्र करते हैं अगवान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी के दौरे पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों के अलावा ट्राइलैटरल मुज़ाकरात में भी शिरकत की, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू इस सेगमेंट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, 2 सीनियर सहाफ़ी तजियेकार ताहिर ख़ान साहब और इम्तियाज़ ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर ख़ान साहब, पहले आप ही की तरफ आऊँगा।
और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये क्या लगता है आपको कि इस बार ये जो सह अफ्रीकी स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हुए हैं, ये इनिशिएटिव आपको कहीं बीजिंग का लगता है, और अगर ऐसा है तो हम उम्मीद रखें कि इस बार पाक अफगान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी भी देखने को मिलेगी, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की इस एक मसले से एक तरह से लड़ रहा है, उसमें भी कहीं हमें अब काबल से कोई एक बड़ी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव किस्म की कोई सपोर्ट मिलने की तवक्को है? आप बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में बुलाने की। शुरू तो इम्तियाज गुल साहब से करना चाहिए था, हमारा सीनियर है, लेकिन चलो उसकी इजाजत से अगर आप सीनियर के पास बाद में आएंगे, आपका इनपुट लेने के बाद उधर जाएंगे। फिर ठीक है, फिर ठीक है। पहला मुझे नहीं पता कि पहला सवाल का हिस्सा जो चीन का जवाब दे दूं पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ये अभी नहीं बना। ये 2017 में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साबिक हुकूमत के दरमियान बहुत ताल्लुकात खराब हो गए थे, 31 मई को 2017 को बहुत बड़ा धमाका हुआ था काबुल में ट्रक के जरिए, तो ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए थे। फिर चीन के साबिक वज़ीर ख़ारिजा जो अब साबिक वज़ीर यहाँ आए थे, और फिर ये अफ्रीकी ग्रुप उस वक्त बना था, और उसके इजलास होते रहे हैं, और इस्लामाबाद में उसका 5वां इजलास था। तो ये इसमें तमाम एंटी टेररिज्म भी है, तो ये पुराना है, और अच्छी बात है कि ये इसका तसलसल मतलब 2 साल में तकरीबन होता है। और आज तो आमिर खान मुत्तकी साहब मुतमईन थे, अभी बल्कि तफसीली बयान भी जारी हुआ। हमने यही तराज़ किया था कि साबिक का इजलासों के तो तफसीली बयान जारी हुआ था, लेकिन अभी चंद मिनट पहले फॉरेन ऑफिस ने बयान जारी कर दिया मुश्तरका। तो ये है। और आपने दहशतगर्दी वाला कहा, तो आज आमिर खान मुत्तकी साहब से ज़्यादा सवालात इस हवाले से हुए थे, लेकिन उसने आज कहा कि पाकिस्तान और तालिबान कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान खुद इसका मसले का हल निकाले, क्योंकि हमने उनके बकौल जिम्मेदारी पूरी कर दी है, दोनों को बिठाया था, और मतलब एक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इसका मतलब यह है कि अब शायद वो अपने मजीद जिम्मेदारी इस हवाले से महसूस नहीं करते, लेकिन साथ उन्होंने एक उम्मीद का इजहार भी किया है कि मुमकिन है कि आइंदा, मतलब एक उसने ये तो नहीं कहा था कि दिनों में या हफ्तों में, लेकिन मुस्तकबिल में मुमकिन है कि TTP के हवाले से कोई पेशरफ भी हो। तफसील नहीं बताई उन्होंने कि क्या सिलसिला है, लेकिन उसने ये बताया कि सिक्योरिटी उमूर पे मुज़ाकरात हुए हैं, और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मजीद। लेकिन उसने ये एक और बात की है कि TTP 2 साल में नहीं बनी, ये क्योंकि उनकी हुकूमत के तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, ये तो 20 साल पुराना 20 साल पहले। तो बहरहाल उन्होंने अपने आप को TTP के मामले से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की थी। सही। लेकिन इम्तियाज साहब, यही नुक्ता मैं आप ही की तरफ लेके आऊँगा कि क्या एक तो यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अफगान सॉयल या वहाँ के लोगों पे डाल देना कितना एक लॉजिकल सी बात है, और फिर क्या तालिबान इस पोजीशन में है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ा एक वाइटल रोल प्ले कर सकें, जब ऐसे में कहा जाता है कि वो लोग हैं कि माजी में जब इत्तेहादी फ़ौजों के ख़िलाफ़ तालिबान लड़ रहे थे तो ये उनके एक दोस्त के तौर पे, साथी के तौर पे वहाँ पे लड़ रहे थे। तो क्या हम उम्मीद करें कि जो डिमांड हम कर रहे हैं अफगानिस्तान की इस वक्त हुकूमत से, वो बड़ी लॉजिकल है, और उसको पूरा करने के लिए उनकी नीयत भी ठीक है और उनकी यहाँ एबिलिटी भी मौजूद है? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, इस वक्त अफगान तालिबान दरअसल एक मसले में फंसे हुए हैं, और उनकी हालत ज़ाहिर बस वैसी है जैसी कभी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ करती थी। आपको याद होगा कश्मीर में जब मिलिटेंसी चल रही थी, तो पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें मुजाहिदीन, आज़ादी पसंद, हुर्रियत पसंद कहा करती थी, और भारत वाले उन्हें दहशतगर्द कहते थे। अब TTP के मामले में भी अब यही है कि वो चूंकि कॉमरेड थे अफगान तालिबान के काफ़ी अरसे से, उनके शाना बशाना वो लड़ते रहे हैं, लिहाजा अफगान तालिबान के लिए TTP की हैसियत बुनियादी तौर पे मुजाहिदीन की है, वो उनके हमनवा है। जबकि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान, चीन और वस्ती एशियाई रियासतें, ये सब TTP को और इनके साथ जो दूसरे लोग हैं उन्हें दहशतगर्द करार दे रहे हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ी मजबूरी मेरे ख्याल सामने तालिबान आ जाती है कि आया वो बराह रास्त एक्शन करें उनके खिलाफ या ना करें, क्योंकि बहरहाल उनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो बड़े क्वाइटली सिफारतकारी के अंदाज में
बार बार वो यही कहते रहे कि आप उनके साथ बातचीत कर लें, हम उन्हें काम जी यहाँ पे। इम्तियाज साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इम्तियाज साहब, एक और साथ में ज़िमनी सवाल करते हुए कि इस वक्त देखा जाए तो बहरहाल तालिबान एक आलमी तन्हाई का शिकार है सर। जब तक कि आइसोलेशन से बाहर नहीं आती तब तक तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाएंगी। तो वो जो आलमी बिरादरी अफगान हुकाम से मुतालबा कर रही हो, ख़वातीन की तालीम हो, जो कुछ दीगर इशूज़ हों, तो अब आपको लगता है कि उस हवाले से भी कोई हमें अब कोई पॉजिटिविटी नज़र आएगी काबुल की जानब से? देखिए, उसकी बुनियादी शर्त जो कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुख्तलिफ मीटिंग्स में गोश गुजार की है, न सिर्फ तालिबान के बल्कि ख़ुद पाकिस्तान के हुकाम को भी बताया कि जब तक तालिबान उन गिरोहों के ख़िलाफ़ बिल्कुल वाज़े इक़दामात नहीं करेंगे जो दूसरे मुल्कों के लिए सिक्योरिटी का ख़तरा बने हुए हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि चाहे वो ETIM है, चाहे TTP है, चाहे IMU है, ये वो गिरोह है जिनको तालिबान अपने साथी समझते हैं, कॉमरेड समझते हैं, क्योंकि नेटो अफवाज के ख़िलाफ़ इन्होंने जिहाद में साथ दिया, जबकि ये बाकी ममालिक कह रहे हैं। और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने भी बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं समझता हूँ ये कहा कि जब तक तालिबान की हुकूमत अपने हमसायों के सिक्योरिटी खदशात, उनके जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक शायद फिर दो तरफ़ा जो इक़्तिसादी ताउन है वो भी बड़ा मुश्किल होगा। तो बुनियादी शर्त उन्होंने सिक्योरिटी पेश की और यही शर्त पाकिस्तान के सामने भी रखी गई है कि जब तक चीन के जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा इन मामलात को आगे बढ़ाना। और क्या वाकई ताहिर साहब आपको भी लगता है कि इन चीज़ों की रियलाइजेशन कहीं काबुल में है कि इन एरियाज़ को एड्रेस करने पड़ेगा? और मोर इम्पॉर्टेंटली अब जैसे कि अब कहा जाता है कि अब क्योंकि अफगानिस्तान ईरान के सऊदी अरब के ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आ गई, पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है, तो अब इस चीज़ को भी तालिबान हुकूमत रियलाइज़ कर रही है कि रीजन के अंदर क्योंकि अब ममालिक के सारे इकट्ठे हो गए हैं तो उनको भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा और कहीं वो इकदाम उठाने होंगे कि जो वाकई चीन से लेके पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान जैसे ममालिक की डिमांड है। अफगानिस्तान को कोई छोड़ तो नहीं सकता, क्योंकि अफगानिस्तान सिर्फ तालिबान हुकूमत नहीं है, वहाँ 4 करोड़ की लगभग आबादी है और बड़े मुश्किल में है। लेकिन तालिबान को यही तो एक सवाल बहुत अच्छा है कि वो खुद इसका एहसास करें। आज सवाल भी हुआ उनसे, आमिर खान मुत्तकी से, कि दुनिया से आप जो है वो तस्लीम करने की बात तो करते हैं, लेकिन आपने दुनिया का अब तक कौन सा मुतालबा माना है कि आपने, वो कहते हैं कि इंक्लूसिविटी हो आपकी हुकूमत में, वो आप नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कि तालीम पे पाबंदियाँ ख़त्म करो, लड़कियों के 6वीं जमात के बाद आपने उसकी भी पाबंदी लगाई, ह्यूमन राइट्स का मसला है। तो इस वजह से अगर आप लोग दुनिया के कोई भी बात नहीं मानते, अब इनसे लेकर उस पर पाबंदियाँ लग गई है। अब आमिर खान मुत्तकी के लिए खुसूसी तौर पे पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल से दरख्वास्त की थी और वो इजाज़त मिल गई थी। तो अगर इसी तरह चलता रहा और नाराज़गी लोगों की बढ़ती रही तो फिर तो तालिबान के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगे। मशवरा भी शुरू हुआ था इसके तस्लीम करने पे, लेकिन जब फिर 6वीं जमात के वादा किया था, जब नहीं खोले तालीमी इदारे तो फिर वो ज़रा मसला हो गया। फिर जब एमन ज़वाहिरी का वाक़या हो गया उससे मज़ीद फिर मुश्किल में पड़ गई दुनिया कि अब क्या करे। और फिर जब ये यूनिवर्सिटियों की तालीम ख़वातीन पर पाबंदी लग गई, तालिबान को सोचना पड़ेगा अगर दुनिया के साथ चलना है तो फिर तो कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। अगर अपने आप को सिर्फ महदूद करना है अपने आप को अफगानिस्तान तक, तो फिर तो अफगानिस्तान अवाम मुतासिर होंगे और फिर इसी तरह पोजीशन रहेगी जिस तरह अब है। यकीनन यही है कि जो इस वक्त दुनिया पूरी और दुनिया की आवाज़ करने के लिए पाकिस्तान की आवाज़ भी शामिल है, उसे यकीन तौर पे सुना, तब जाके तन्हाई भी ख़त्म होगी आलमी और कहीं अफगानिस्तान तरक्की के अमल में शरीक भी हो सकता है। नाज़रीन, आज का शो यही ख़त्म करते हैं। मेहमानों के शुक्रिया के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।